क्या होता है बेटा करंट अफेयर्स का मतलब? करंट मतलब जो चल रहा है, अफेयर मतलब अफेयर चला, अफेयर। व्हाट इज अफेयर्स? जो आजकल चल रहा है ना। अच्छा अभी आपने किसी ने कहा था जनरल नॉलेज, है ना, जीके, वही होता है करंट अफेयर्स। अच्छा आज एक किसी बिल्डिंग में आग लग गई, न्यूज में आ जाता है, जनरल नॉलेज है? जनरल नॉलेज का नहीं है, क्या करंट अफेयर्स है? करंट अफेयर्स है। मतलब करंट अफेयर सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं होता, है ना। बीजेपी के ऑफिस के सामने किसी ने धरना दे दिया, होता रहता है। तो क्या हुआ, हमारे घर के हमारे ना जो साथ वाले कुछ लोग हैं, उनके घर में ना पानी आना बंद हो गया, इस सोसाइटी में पानी आना बंद हो गया। सब लोग कहाँ चले गए? बीजेपी के ऑफिस के बाहर चले गए। ठीक है, जगह नहीं बता सकती मैं। ठीक, वो क्या करंट अफेयर्स नहीं है? क्या जनरल नॉलेज है? करंट अफेयर्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है। अच्छा बाहर तुमने फोटो देखी एयर वन एयर टू आई लोगों की, देखी? लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था मैंने, बताया था मैंने आपको, जिनकी एआईआर वन एआईआर टू आई है, दिख गया आया होगा, गिरा, है ना। तो ये क्या है? करंट अफेयर्स ही तो है। नहीं बेटा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मतलब जो आजकल चल रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। ठीक है, स्कूल में तो हमें जीके पढ़ाते थे, जनरल नॉलेज पढ़ाते थे और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे, है ना, वो हमें कभी याद नहीं। तो बच्चों को पता क्या लगता है, ये करंट अफेयर्स में ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें डुबाएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ यही तुम्हें पास कराए, पास तो मैं ही कराती हूँ खैर, लेकिन जनरल जो पेपर खुद देंगे बच्चे, उनकी बात करते। ठीक है, करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ भी आ सकता है इसमें, कुछ भी, है ना, कुछ भी आ सकता है। एक ना बुक दी है बेटा हमारे आईसीएसआई ने, आईसीएसआई क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बुक निकाली है, रेफरेंस बुक बोलते हैं। ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स है हमारे अप टू 12 अक्टूबर 2022। पेपर कब है? 12 नवंबर 2022। एक महीने पहले तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक आईसीएसआई क्या कहते हैं, तुम पढ़ते रहो बस, तुम्हें जरा सा भी टाइम नहीं देगा। ठीक है, एक महीने पहले तक के जितने भी तुम्हारे करंट अफेयर्स हैं वो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, ऐसा आईसीएसआई कहता है। लेकिन इसने बुक में ना, इसने बुक में डाल रखे हैं बेटा मार्च तक, हाँ 15 मार्च तक के डाल रखे हैं, 15 मार्च तक। इसकी जो बुक है मैं दिखाती हूँ, ऑनलाइन मिल जाती है बुक। ठीक है, वहां पे कितने डाल रखे हैं? 15 मार्च तक के डाल रखे हैं बस। बाकी के एप्लीकेबल कहाँ तक है? 12 अक्टूबर तक, लेकिन डाले कहाँ तक है? 15 मार्च तक। वो कहाँ से पढ़ेंगे बेटा? एक और होता है ई बुलेटिन, ई बुलेटिन देता है आईसीएसआई हर महीने। अप्रैल का अलग है, मई का अलग, जून का अलग, जुलाई का अलग, अगस्त सितंबर का अलग। ठीक है, अजीब सी स्मेल आ रही है नहीं? एसी ठीक है? ठीक है बेटा, तो ई बुलेटिन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम जो भी पढ़ेंगे वो नए पढ़ेंगे, राइट। चल इसको लिखना है तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो नहीं लिखना? अच्छा हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या, जो बता सकते हैं कोई? करंट अफेयर्स, आगे पूरा नाम क्या सब्जेक्ट का? करंट अफेयर्स, आगे बताओ। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब्जेक्ट का नाम है। टोटल बेटा 50 मार्क्स का है। ठीक है, और ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। करंट अफेयर्स अलग आता है, और ये जो ये
प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अलग है। करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का है और ये 30 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आते हैं 15 क्वेश्चन, 20 नंबर में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। व्हाट इज नेगेटिव मार्किंग? हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग कौन सी है, क्या है? ये तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग। 0.25 है, 0.25। व्हाट इज 0.25? 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा, 4 तो कटेंगे ही कटेंगे गलत के, एक और एक्स्ट्रा कटेगा, दैट इज 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एग्जी में भी ऐसे। एग्जीक्यूटिव में 3 सब्जेक्ट है बेटा, कौन से? टैक्स, एफएम और अकाउंट्स। वो एमसीक्यू पेपर आते हैं, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग। बेटा एक छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूँ, क्या पता हम एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना? मिलेंगे बोलो यार, नहीं पढ़ोगे ना तुम? हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी अभी देखो एडवाइस छोटी सी। तुम्हें पता है आईसीएसआई ने नया सिलेबस लॉन्च करा है, पता है? यस और नो? बेटा एक सिलेबस है ना 2017 वाला, ध्यान से सुन लगाइए, और एक है 2023 वाला जो अगले साल आने वाला है, मतलब लॉन्च हो चुका है, अपने केवल अगले साल से होगा। आपने ये वाला सिलेबस लेना है, समझ भाई? आपको ये सिलेबस बिल्कुल भी नहीं लेना अगर आपको पास होना है, जल्दी से बनना है ना सीएस, तो आपको ये सिलेबस लेना 2017 वाला। ये आसान है, ये मुश्किल है, 2023 वाला सिलेबस बहुत मुश्किल है। और अभी तुम्हारा पेपर कब है? नवंबर में। एग्जी के पेपर कब होंगे? जून में। जून में होंगे, हाँ, तो आपको ये वाला सिलेबस है। हाँ, तो पास होने पे डिपेंड करता है, 3 साल की ट्रेनिंग तो है, ठीक है। सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है छोटी छोटी, सब मिला के 3 साल की हो जाती है, ठीक है। तो आपने कौन सा सिलेबस लेना है? 2017 वाला सिलेबस लेना बेटा, याद रखना, नहीं तो यहीं पे आगे रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है। 9,000 की फीस है, 9,000 फीस है, ठीक। यहीं पे आगे रजिस्ट्रेशन कराओगे इसी से, ठीक है। और ये लोगे तो ये पेपर आसान है, ये सिलेबस खत्म होने वाला है, अब ये शुरू हो जाएगा अगले साल से, जब ये खत्म होने वाला है तो पेपर आसान बनता है, और ये और पास भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको ये सिलेबस क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा, डिसाइड कर लिया रेगुलर कॉलेज जाओगे या इसमें जाओगे? कर लिया बेटा डिसाइड? रेगुलर, रेगुलर, चल ठीक। और एसएल वाले कौन कौन है? एसएल हो गया, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम करंट अफेयर्स वापस आ जाते हैं। करंट अफेयर्स, हमारे सिलेबस में 4 तरीके के अफेयर्स हैं। पहला लिखो, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। सेकेंड, फाइनेंशियल अफेयर्स। थर्ड, पॉलिटिकल अफेयर्स। फोर्थ, लीगल एंड अदर अफेयर्स। 4 तरीके के अफेयर्स है हमारे सिलेबस में। इंटरनेशनल, नेशनल। इंटरनेशनल मतलब बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्वीन एलिजाबेथ मर गई है, कहाँ की क्वीन थी वो? है इंग्लैंड की। धूम 2 में भी आई थी वो, लेकिन धूम 2 में, धूम 2 देखी है मूवी? तो क्वीन नहीं आती वो, ऋतिक रोशन बन के आता है,
देखना रूम 2 में क्या था, ऋतिक रोशन चोरियां करता ना अलग अलग भेस बना के, तो वो क्वीन एलिजाबेथ भी तो बन के आया था एक बार, याद तो देखना ठीक है बेटा। आज अब वो असली है वो नकली मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें है, ठीक है। दैट इज नेशनल अफेयर है इंटरनेशनल अफेयर है वो, ये जो मर गई कल, इंटरनेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर क्या हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, हमारा प्रेसिडेंट बदल गया, क्या है, नेशनल अफेयर, ठीक है। फाइनेंशियल अफेयर मतलब पैसा, पैसे से रिलेटेड। आरबीआई ने क्या कर दिया, बैंक्स ने क्या कर दिया। विजय माल्या कौन है बेटा, सुना है, जो पैसे नहीं भागता है, जो भागता रहता है, भाग गया, कौन है विजय माल्या, किस चीज का मालिक है, किंगफिशर, किंगफिशर, किंगफिशर कौन है, किंगफिशर क्या है, किस चीज की, कौन कौन पीता है, ओकेजनल, राइट। चलो विजय माल्या किंगफिशर का मालिक है, क्या किया था उसने, क्या किया था, लोन लिया था उसने और इंडिया से बाहर चला गया, है ना। कौन से बैंक से लोन लिया था, पीएनबी, क्या था पता होना चाहिए बेटा। सारा दिन फोन में घुसने नहीं रहते हम, सारा दिन फोन नहीं चलाते रहते, इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक व्हाट्सएप, है ना। अलग अलग लोगों से बातें करते हैं, रैंडम लोगों से, ऐसे करते हो ना तुम लोग, है ना। बस तो बेटा कोई भी आ सकता है सोशल मीडिया पे, तो हाय हेलो, अननोन से नहीं करने में चाहिए, मतलब तरीके है। चलो हाँ, तो बेटा फाइनेंशियल अफेयर, फाइनेंशियल अफेयर, हाँ मैं बता रही थी विजय माल्या कौन है, विजय माल्या किंगफिशर का मालिक है। विजय माल्या ने क्या किया था, लोन लिया था पीएनबी बैंक से, ठीक है। तुम्हें पता है पीएनबी बंद होने वाला था कुछ टाइम पहले, बच गया। पीएनबी से लोन लिया, पंजाब नेशनल बैंक से, और इंडिया छोड़ के भाग गया, आज भी भागा हुआ है। बहुत करोड़ रुपए, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़, हमें 6 करोड़ मिल जाए तब भाग जाओ। चलो 6,000 करोड़ लिए बेटा उसने, ठीक है। और वो क्या करा, इंडिया छोड़ के भाग गया। जो लोग इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं पैसे लेके, उनको बोलते हैं फीओ, क्या बोलते हैं, फीओ। फीओ का मतलब होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, हिंदी में बोले तो भगोड़ा, इंडिया छोड़ के भाग गया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है, थोड़ी मतलब पोलाइट है, तमीजदार, ठीक है। अच्छा नीरव मोदी कौन था, नीरव मोदी, नीरव मोदी भी ऐसे था, पैसे लेके भागा था, ठीक है। बेटा फीओ कौन होता है, जो पैसे लेता है इंडिया से और फॉरेन कंट्री में चला जाता है, दैट इज फीओ। एक और वर्ड होता है बेटा सुनो, विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है, मैंने बैंक से लोन लिया 1,000 करोड़ का, मैं वापस ही नहीं दे रही, मैं इंडिया नहीं हूँ, मैं ढीठ भी हूँ, ठीक है। हम वापस ही नहीं दे रहे, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं फिर भी बैंक का पैसे वापस नहीं दे रही, मैं कौन हूँ, विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल मतलब जान मुझ के डिफॉल्ट करने वाला पर्सन। बिल्कुल का मतलब क्या होता है, जो जान मुझ के पैसे दे रहा, ठीक है। अभी भी इंडिया में ही है लेकिन पैसे नहीं दे रहा, उसके पैसे है फिर, ठीक। तो आज हमें 2 नए वर्ड्स मिले सीखने को, वैसे तो मैं एग्जीक्यूटिव में बताती हूँ, तुम्हें बता दिया आज, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स एग्जी में सिक्योरिटी लॉ में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है बेटा। विलफुल डिफॉल्टर एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर,
विजय माल्या, विजय माल्या क्या? नीरव मोदी, नीरव मोदी। हर्षद मेहता भी था एक। हर्षद मेहता कौन था? राकेश झुनझुनवाला कौन था? स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट राकेश झुनझुनवाला, पता होना चाहिए बेटा ये, ठीक है। और हर्षद मेहता वो भी स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट था। वो क्या करता था? अमेज़न प्राइम देखते हो बेटा? अमेज़न प्राइम देखते हो? उसमें मूवी है, वेब सीरीज है हर्षद मेहता की, देखना। चीज देखनी चाहिए, वो देखा करो, ठीक है। नाम बताइए, मैं बताती हूँ नाम क्या है। बातें बड़ी हो जाती तुम्हारी, शुरू समझ नहीं आती। स्कैम 1992, स्कैम 1992, स्कैम 1992 देखो, मूवी है, वेब सीरीज है, पता नहीं। हाँ, बिग बुल, बिग बुल भी है। हाँ भाई, क्या हो गया? हाँ जी, क्या बात है हो रही? कौन देखता है? कहाँ से देखती है बता? हमारे घर में चलते न्यूज, लेकिन ना वो कानों में चुभती है ना? चलो बेटा आगे देखते हैं। आगे तुम्हें भी आ जाएगा यार सब कुछ, ठीक है, तुम्हें भी आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है बेटा। हाँ, अभी हम है ना साथ में 3 साल, ठीक है। फाउंडेशन मतलब CSET, फिर एग्जीम प्रोफेशनल, ठीक है। लेकिन फीस दे देना दे दी, एग्जीम भी दे दी, एग्जीम भी दे दी तुमने, बढ़िया। चलिए पढ़े, तुम भी दे दो। क्या वो तो हो ही जाएगा, अरे वो तो हो ही जाएगा। चलिए अब आगे बढ़े। इंटरनेशनल अफेयर्स क्या होता है बेटा? जो इंडिया को छोड़ के बाहर क्या क्या चल रहा है। नेशनल अफेयर्स क्या होते हैं? जो इंडिया में क्या चल रहा है करंट। फाइनेंशियल अफेयर पैसे से रिलेटेड बातें। पॉलिटिकल अफेयर्स पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि मोदी जी कहाँ पे घूमने गए हुए हैं, कौन सी कंट्री में गए हुए हैं, ठीक है, किसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल अफेयर। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, कौन सा एक्ट आने वाला है, ठीक है, ये क्या होते हैं? पॉलिटिकल अफेयर्स। लीगल एंड अदर अफेयर्स मतलब, लीगल में मतलब होता है बेटा लॉ, लॉ में क्या चल रहा है यही हमें पढ़ना है आने वाले 5 साल तक, ठीक है। लीगल अफेयर्स और अदर, क्लियर। ये 4 तरीके के अफेयर्स हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, क्लियर। आज जो मैं आपको शुरू करा दैट इज फाइनेंशियल अफेयर्स। सबसे पहले पैसे के बारे में। सबको पैसे चाहिए, हम CS क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, इसलिए तो कर रहे हैं। क्या बोली? बोलो, उसको कुछ आता नहीं होगा इसलिए बैठी हुई, ठीक है। चलिए फाइनेंशियल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स मतलब पैसे की रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले जब पैसे की बात आती है ना, एक शब्द आता है सबके दिमाग में, दैट इज बैंक। बैंक, बैंक क्या होता है? तो बैंक कौन होता है? गए बैंक, अकाउंट खुलवा रखा है, क्या करता है? क्या करता है? क्या नाम है? तनिष्का। हाँ, लोन लेता है, लोन देता है। और क्या करता है? पैसे, पैसे कहाँ सबमिट करता है? हम करते हैं, ठीक है। और एक एक करके मैं सबसे पूछूं, शॉर्ट में क्या बोला है? हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। निशा,
क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। और बस, और बाकी जो उसने बताया मतलब लोन देता है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत आसान है, ठीक है। और बस फिर रिपीट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेन काम क्या होता है बैंक का? क्रेडिट क्रिएशन होता है मेन काम बैंक का। विड्रॉ डिपॉजिट करना बैंक का बेटा मेन काम होता है। तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में, बैंक, मनी एंड बैंकिंग, सुना? तो बैंक की डेफिनेशन है वहां, बैंक की डेफिनेशन है ना? मनी की भी है। मनी क्या होता है? पैसा। क्या होता है मनी? पैसे। क्या होता है? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ऐसे कुछ होता है। वाटर सिस्टम क्या होता है? उसके बदले गुड्स लेना, वाटर सिस्टम। इसको सीसी कमोडिटी या सीसी इकोनॉमी बोलते हैं, कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी, है ना? अच्छा, अभी वाटर सिस्टम चलता है, कहीं पे भी चलता है। अब क्या आगे बेटा? मनी आ गया। मनी क्यों बंद हो गया वाटर सिस्टम? ये बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे? बताओ, वाटर सिस्टम क्यों बंद हो गया? मेरे पास मोबाइल है, मुझे 1 किलो आटा चाहिए, मोबाइल दे दूंगा 1 किलो आटे के बदले? नहीं, इसको बोलते हैं लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, है ना? लैक ऑफ कोइंसिडेंस को बोलते हैं लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब मेजर नहीं कर सकते यार, एक फोन 10,000 रुपए का, 50 रुपए का आटा, ऐसे थोड़ी होता है ना? कोई थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए क्या बनाया गया? मनी बनाया गया। तुम्हें पता है पहले सोने के कॉइन चलते थे, चांदी के कॉइन चलते थे, बाद में आए लोग, और ये सिक्के जो आए बाद। ठीक है बेटा? हाँ, तो मैं पूछ रही थी बैंक क्या होता है? बैंक का मेन काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स प्लस ग्रांटिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब क्या हुआ? हमसे पैसा एक्सेप्ट करता है, हम पैसे जमा कराते हैं बैंक में जाके। दूसरा ग्रांटिंग लोन, जब मुझे जरूरत होगी तो बैंक से लोन ले सकते हैं, ये होता है बेटा बैंक। सही है? या इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ एडिशन डिलीशन करना तो तब, और एग्री, यही होता है। अब क्या हुआ? इसका नाम क्या है? तनिष्का। ठीक है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, मान लेते हैं ये बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है? ये क्या करती है? इसका काम है लोगों से पैसे लेना, लोगों को पैसे देना। तो लोग ऐसा काम करते हैं बेटा, ये काम इलीगल है पहली बात, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ये ऐसा काम कर रही है, ठीक है? ये क्या कर रही है? इसके बहुत पैसे हैं, लोगों को पैसे उधार पे देती है, उसके बदले में इंटरेस्ट लेती है, जैसे बैंक करता है। और क्या करती है? पैसे लोगों के अपने पास करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, उसके बदले में छोटा मोटा इंटरेस्ट दे देती है। क्या ये बैंक है? बैंक का तो काम सेम ही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स, whether she is a bank। फिर बैंक कैसे बनते हैं? कैसे बनते बैंक? काम दोनों सेम कर रहे हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोन दे रहे हैं, ये भी यही कर रही है। क्या ये बैंक है? देखो बेटा, बैंक वो होता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ग्रांट करता है लोन, साथ में एक और कंडीशन। पहली बात तो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी होती है, ठीक है? आगे लिखिए, इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन is registered
अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एज अ बैंक, बैंक बनने के लिए दो कंडीशन। पहला, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, लोन ग्रांट कर रहे हो, साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए कहाँ पे, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एज अ बैंक। एक और कंडीशन है, अगर बैंक बनना चाहते हो तो आपको बैंक वर्ड आगे लगा, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम आ रहा है बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक, इन सबके नाम के आगे बैंक आ रहा है। बैंक बनने के लिए नाम के आगे बैंक लगा, ठीक है। लिख लो बेटा इसको फटाफट। डन। आगे बढ़ते हैं। बेटा दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा बैंक। क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जो बैंक भी तो लोन प्रोवाइड करता है, फर्क क्या है? बेटा सुना है आप लोगों ने मुथूट फाइनेंस? सुना है मुथूट फाइनेंस? बिरला कैपिटल सुना है? क्या बिरला कैपिटल, टाटा कैपिटल, क्या करते हैं लोग? लोन देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। क्या देते हैं बेटा बोलो? फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं। असिस्टेंस का मतलब हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बैंक क्या करता है? लोन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन बैंक के और भी बड़े सारे फंक्शन, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक नहीं है। अब बैंक नहीं है तो इन लोगों को बेटा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं। बैंक को है, बैंक एग्जांपल बता दो, अभी बता दिया एसबीआई, पीएनबी, स्विस बैंक। अच्छा, स्विस बैंक क्या होता है? अच्छा, स्विस बैंक बेटा अलग बात है। डन। अब आगे बढ़े। रिवाइज करते हैं। बैंक कौन होता है? जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन ग्रांट करता है, साथ साथ रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी उसको वहां पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एज अ बैंक। क्लियर? अच्छा, दो तरीके के बैंक होते हैं। बैंक्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल।
क्या होता है बेटा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक? सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक बाकी सारे कमर्शियल बैंक। क्या फर्क है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक? आरबीआई क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। और बैंकर बैंक कहाँ पे? आरबीआई। आरबीआई कहाँ है? रिजर्व बैंक। तुम्हें पता है हमें जो लोग प्रिंट वहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है ना, आरबीआई में होती है प्रिंट। जो लोग काम करते हैं तो अंदर पैसे ले जाने अलाउड नहीं होते। आपको जैसे मैं ये काम कर रही है आरबीआई के अंदर, पैसे छापती है, ठीक है, जो उठा के ला सकती है। पहले क्या करते हैं, उनका रिसेप्शन होता है, आप पहले गिन लेते हैं कि इसके पास इतने पैसे थे, ठीक है, रखवा लेते हैं अपने पास। वापिस आते हुए चेक करते हैं और पैसे तूने उठा लिए। करना भी चाहिए ना, ये तो अमीर हो जाएंगे जो नोट छाप रहे। बाकी वो क्या होगा सारी दुनिया है ना बेटा। ये आरबीआई ऐसा। और आरबीआई क्या होता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई एक ही है या बड़े सारे? एक देश का एक या दिल्ली का एक? पूरे इंडिया का एक देश का एक, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? नोट छापता है। ये किसके ऊपर ध्यान देता है? बैंक के ऊपर, अदर बैंक्स के ऊपर, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ध्यान देता है सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। और क्या करता है? इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या करता है सेंट्रल बैंक? लोन देता है बैंक्स को, अदर बैंक्स को लोन देता है। सेंट्रल बैंक को बोला जाता है बैंक ऑफ बैंक्स। बैंक ऑफ बैंक्स। सारे बैंक का कौन बैंक है? सेंट्रल। और कमर्शियल बैंक बाकी सारे बैंक हैं, जैसे एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, ठीक है, और एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है बेटा जी, क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो करेंसी शक्ति है आरबीआई, वो लोगों तक कैसे पहुंचती है? कमर्शियल बैंक। अच्छा तुमने एक चीज पढ़ी है, कुछ रिजर्व रेशियोज होती है बैंक, कौन कौन सी होती है? और एक और लीगल रिजर्व क्या होता है? बेटा क्या होता है ना, कमर्शियल बैंक को ना दो रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, एलआरआर, एलआरआर और एक और सीआरआर, लीगल रिजर्व रेशो और कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है बैंक को हर हालत में इतने पैसे अपने पास रखने ही पड़ेंगे एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि बैंक के पास गया और बोल दे मेरे पैसे नहीं, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। और लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है? कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है हर साल, ठीक है। परसेंटेज चेंज होती रहती है बार बार, इसको निकालने का तरीका भी सिखाते हैं, है ना? हाँ तो निकालना सिखाते हैं, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो होता है जो बैंक अपने पास रखता है। एलआरआर क्या होता है? जो बैंक आरबीआई,
लिख लो बेटा इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़े। जो कल पढ़ा था पढ़ के आया हो बेटा तुम? परसों जो आपको क्लास में पढ़ा था, पढ़ा है? कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट पढ़ा था, पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? नहीं बता दो मुझे, क्यों नहीं पढ़ा? तो बुक लाओ बेटा, यहाँ की लाओ, अगली क्लास में लेकर आओ नेक्स्ट सैटरडे। एमसीक्यू में बेटा, चलिए अब आगे बढ़े हम। लिखते हैं बेटा, ब्रीफ ऑफ आरपीआई। फर्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था, पता है किसी को? कब स्टैब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1 अप्रैल 1935। आजादी से पहले हमारे देश आजाद कब हुआ था? 1947। लेकिन आरबीआई से पहले नहीं पता किसने बनाया बेटा आरबीआई? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है। और ये बेटा स्टैब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट, उस एक्ट का नाम था आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। अच्छा, जो हमारा आईसीएसआई है ये भी एक एक्ट से बना है। कौन से एक्ट से बना है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। जब तुम डिग्री मिलेगी ना बेटा, तुम्हें मेंबरशिप मिलेगी तो आपको एक बैग मिलता है, उसके अंदर बड़ी सारी चीजें होती हैं, ट्रॉफी होती है और बैच होता है सीएस का, ठीक है। पहले तो टाई भी होती है, टाई भी होती शायद, ठीक है। और एक बुक मिलती है, दो बुक्स मिलती है, एक आईसीएसआई की बुक मिलती है, एक मिलती है सीएसआई। कोई पढ़ता नहीं है वो, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं वैसे। सीएस एक्ट में उसमें क्या लिखी होती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती है, सीएस काम कैसे करता है। पढ़ी नहीं है, ऐसी पढ़ी हुई है, ठीक है। बेटा सीएस एक्ट होता है 1980, उसमें लिखा होता है कि कंपनी सेक्रेटरी काम कैसे करता है, ठीक है। ऐसे ही आरबीआई कैसे बना है? आरबीआई एक्ट से बना है 1934, क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर, the journal office of Reserve Bank was initially established in Kolkata, but it is
It was permanently moved. to Mumbai. In 1937. ठीक है, हेड ऑफिस दिल्ली, हेड ऑफिस दिल्ली, न्यू दिल्ली, सीपी से न्यू दिल्ली या ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या लिखा है, जनरल ऑफिस जब बना था आरबीआई कब बना था, 1935 में बना था, तो उसका ऑफिस कहाँ पे था, कैलकाटा। अब उसके बाद कहाँ पे शिफ्ट हो गया, मुंबई में 1937। हेड ऑफिस कहाँ है, ये किस कौन सा ऑफिस की बात हो रही है, जनरल ऑफिस की बात। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 3 लिख लो अगले क्वेश्चन को। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब मैं आप बताओ जो मैं लिखूंगा, ठीक है। क्या लिख दिया, मुझे बताओ क्या मतलब है इसका। उससे पहले और ये प्राइवेटली ओन्ड का मतलब क्या होता है, प्राइवेटली ओन्ड इज प्राइवेटली ओन्ड। बेटा तुम्हें पता है हमारे देश में ना एक चीज आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सुना है? क्या होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991। इसमें 3 वर्ड है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, liberalization, privatization, globalization. What is liberalization? वर्ड का मीनिंग सीधा बोले, इकोनॉमिक्स में था ना ये। किसी चीज से कुछ लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, चलो वर्ड का फ्रीडम, लिबरलाइजेशन, लिबरल का मतलब फ्री करना, ठीक है। दूसरा क्या, प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, क्या क्या,
इंडस्ट्रीज। और अच्छा, प्राइवेट कर देना मतलब पहले क्या था? पहले गवर्नमेंट थी, फिर बाद में प्राइवेट। ऐसी कौन सी कंपनी है जो पहले गवर्नमेंट से प्राइवेट है? पेट्रोल। गवर्नमेंट का पेट्रोल है, प्राइवेट है, मुकेश अंबानी का। यस, रिलायंस पेट्रोल पंप नहीं है, होते हैं ना, देखिए ऐसे गाड़ी जाते हैं, पेट्रोल बनाते चले जाते हैं, वहां से देखते हो क्या लिखा है उसके ऊपर। और लास्ट क्या बेटा, जी क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटा? बताओ ग्लोबलाइजेशन तो बता ही रहे हैं, आप बताओ, कोशिश तो करो, गलत ही तो हो जाएगा और क्या होगा। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम। पहले क्या होती थी, हर चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती। अगर मुझे कोई भी बिजनेस करना है, मुझे पहले पूछना पड़ता था, गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। आपको पूछना पड़ता है, हम जो मर्जी करें? नहीं पूछा। प्राइवेटाइजेशन क्या होता था बेटा? पहले ना गवर्नमेंट की थी सारी, ऑलमोस्ट चीजें गवर्नमेंट की थी, तो गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पाती, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स अच्छे से ज्यादा काम कर सकते हैं, पता है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो उनको लगता था ऐसा कि हम ना अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो वो क्या करते थे, कुछ अपना काम प्राइवेट लोगों को देते थे। प्राइवेट मतलब अदर देन गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे मुझे दे दिया, मैं गवर्नमेंट हूँ नहीं, प्राइवेट, ठीक है। ऐसे ऐसे कि पेट्रोल, पेट्रोल पहले से गवर्नमेंट बेचती थी, अब प्राइवेट प्लेयर्स बेचते हैं, ठीक है। जो होता है प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट भी कर रही है और प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में लिकर भी हो गया है, लिकर लिकर शराब, पहले गवर्नमेंट के होते थे, अब प्राइवेट खुल गए। देखा कितना सुंदर सुंदर खुले हैं, देखे नहीं है, बाहर से देखे ही होंगे, अंदर नहीं रहते, यहाँ भी आगे लगे है ना बेटा। तो पहले जब गवर्नमेंट का था तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी, ठीक। अब प्राइवेट हो गए तो उसमें इम्प्रूवमेंट आई। बेटा फोन साइलेंट पे रखा करो, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, इसके फोन में सबका ध्यान चला गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज, अच्छा तुम्हें पता है जब देश आजाद हुआ था हमारा 1947, क्यों हुआ था हमारे देश, मतलब ब्रिटिशर्स कैसे आए थे हमारे देश? कैसे आए थे, क्या करते थे? किस चीज की इंडस्ट्री? एक कंपनी बनाई थी, एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया का। उस कंपनी से क्या करा, धीरे धीरे करके सारे लोगों को अपने कब्जे में करना शुरू किया, है ना। और हालात इतने बुरे हो गए कि पूरा इंडिया उनके काबू में था। ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने कंपनी बनाई, बाहर वाले लोगों ने आके इंडिया में क्या बनाई, कंपनी बनाई, जिसकी वजह से हमारा देश गुलाम हो गया ब्रिटिशर्स। यही हुआ जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था? 1947। 1947 में जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड करा था अब बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती, और इंडिया की कोई भी कंपनी बाहर भी नहीं जा सकती, ये डिसाइड। लेकिन क्या हुआ, अब तुम्हें पता है हर किसी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, चाहिए ना, हमें हमें टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव करनी है, हमें नॉलेज भी इम्प्रूव करनी है, राइट। क्या इंडिया को भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी? बिल्कुल थी, नहीं तो बाकी देशों से कैसे कम्पीट कर पाते। तो तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, कौन है डॉक्टर मनमोहन सिंह? प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक पॉलिसी निकाली, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें 3 वर्ड्स निकाले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या बोला बेटा उन्होंने, ये बोला कि क्योंकि हमारा देश ग्रो नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाली कंपनीज को इंडिया में आने देंगे,
और इंडिया वाली कंपनी को बाहर जाने देंगे सब्जेक्ट टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसा उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था वैसा नहीं कर सकते, कुछ रेगुलेशंस लगाएंगे, कुछ रूल्स लगाएंगे, ठीक है, ताकि इंडिया का क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। सही किया गलत किया? बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो हमारे पास एक कंप्यूटर नहीं होता, आज हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं होता, एसी नहीं होता। इंडिया ने थोड़े बनाए सब, बाहर से बन के आए। और इंडिया व्हीट क्रॉप्स उगाती है ना, और वो सब चीजें बाहर नहीं होती, ठीक है बेटा। इसलिए ये पॉलिसी लाई। समझ आ गई? लिख लो फटाफट से। अच्छा, ऐसी 3 चीजें हैं जो आज भी सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है। कौन कौन सी 3 चीजें? क्या? इलेक्ट्रिसिटी, तीन चीजें, 3 इंडस्ट्रीज जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर है। और रेलवेज। अच्छा, कहाँ पे है बेटा प्राइवेट? इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज। रेलवे प्राइवेट हो गई है? कौन सी? चलो पता करो, ठीक है बेटा। डिफेंस सेक्टर 100% गवर्नमेंट है। क्या तुम लोग बना सकते हो गोलियां? गवर्नमेंट बना सकते, बनाओगे तो जेल में जाओगे, ठीक है बेटा। इसको फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो इसके पीछे भी लिखा है, मैंने पढ़ा था पहली क्लास में, मैंने पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया? हाँ, विजन, मोटो और मिशन। विजन होता है लॉन्ग टर्म गोल, मिशन होता है शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। तो याद करना चाहिए। मोटो क्या है? सत्यम वद धर्मम चर। बोलो बोलो, सत्यम वद, बोलो जरा, बोलो बेटा बोलो, सत्यम वद धर्मम चर। इंग्लिश में मतलब स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में नहीं बोला जा रहा ना, मुश्किल है ना। सत्यम वद धर्मम चर, स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। मतलब क्या हुआ इसका? सच बोलो और लॉ को फॉलो कर। अबाइड मतलब फॉलो कर, इसमें हिंदी मुश्किल है। और इसका विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमें ग्लोबल लीडर बनना है। किसको बनना है? आईसीएस एंड। मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स। तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल निकालेगा, हाई कैलिबर वाले। हाई कैलिबर मतलब जिसको कुछ आता हो, ये की डिग्री लेके घर बैठे, ठीक है बेटा। फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, मुझे बात अभी कह रही थी कि हमारे इसने बोला इसको सीएस करने का कोई फायदा नहीं है ना, घर में बैठी है डिग्री लेके। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे तो डॉक्टर्स भी होते हैं, वो भटकता ही नहीं उनके पास, होता है ना ऐसा? होता है बेटा ऐसे। तो हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है ना, डिपेंड करता है। अच्छा, एमबीए वाले भी घर में बैठे होते हैं, राइट? चलो डन। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, डिफरेंस लिखते हैं। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। अच्छा, आप मेरी मदद करें, ठीक है। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस बताओ। फर्स्ट पॉइंट,
सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बैंक। एपेक्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम। एपेक्स मतलब सुप्रीम बैंक, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। कमर्शियल बैंक बेटा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। कमर्शियल बैंक क्या करता है? ओनली एग्जीक्यूट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, बेटा सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास क्या है? सोल अथॉरिटी है। सोल मतलब सिंगल अथॉरिटी है ऑफ नोट इशू। कोई और इशू नहीं कर सकता, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास है नहीं। फोर्थ पॉइंट लिख लो, सेंट्रल बैंक does not deal with जनरल। क्या हमारे पास हमारे साथ डीलिंग करता है सेंट्रल बैंक? हमारे हमें कोई दिक्कत होती है, मेरा सेविंग अकाउंट नहीं चल रहा, मैं सेंट्रल बैंक में जाऊंगी। कहाँ पे जाएंगे हम? कमर्शियल बैंक में जाएंगे। ये डीलिंग करते हैं बेटा? ये डीलिंग करते हैं? करते हैं। पांचवा पॉइंट, बेटा ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। सेंट्रल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? नहीं करता। लोन देता है? जनरल पब्लिक को लोन देता है? नहीं। और ये करता है। टिक नहीं मारना बेटा, तुमने लिखना है। मैंने टिक मारे ना, आपने लिखना है। एक मिनट और लिख लो बेटा, ये बैंकर बैंक होता है। सेंट्रल बैंक से बैंकर्स बैंक, और ये कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक। क्लियर? समझ में आई बात? बैंकर्स बैंक और पब्लिक का बैंक कमर्शियल। यहाँ तक ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? श्योर? यहीं तक करें आज हम? पक्का? तब तक आज यहीं तक करते हैं।